नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सॉइल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को क्विज के माध्यम से देखेंगे। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे। आपको फटाफट करके मैं 5 सेकंड का टाइम दे दिया करूँगा। आप अपना आंसर जो है देंगे और कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करके लिखेंगे, बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन टोटल में से सही हुए हैं। दोस्तों, फटाफट अपने दोस्तों के साथ एक बार आप सभी लोग शेयर कर दें। उसके बाद फटाफट करके हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से सूक्ष्म तत्व कौन सा है। सूक्ष्म तत्व बोले तो दोस्तों इंग्लिश में इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व कौन सा है आपको बताना है। तो मॉलिब्डेनम ऑप्शन में है, कैल्शियम, सल्फर और पोटेशियम। यहाँ पर दिया है मॉलिब्डेनम, कैल्शियम, सल्फर और पोटेशियम। यहाँ पर आपको सूक्ष्म तत्व बताना है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो है वो सूक्ष्म तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट है। यहाँ पर कैल्शियम, सल्फर और पोटेशियम 3 ऑप्शन और हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम की बात की गई है। तो देखिए, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं वो NPK होते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो सेकेंडरी होते हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। उसके बाद बाकी इनके अलावा जो भी होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट में काउंट किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉलिब्डेनम दिया हुआ है। तो मॉलिब्डेनम क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। यानी कि ये जो पोटेशियम दिया गया है ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, ये दोनों सेकेंडरी हैं। तो यहाँ पर ये बचा माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के कलिका पर सर्वप्रथम किस तत्व के लक्षण दिखाई देते हैं। पौधे का जो टिप होता है, ऊपरी भाग होता है बिल्कुल पौधे का, ये मान लीजिए पौधा है तो ये पत्ती वगैरह हो गई मान लीजिए। तो यहाँ पर जो टिप होता है, बिल्कुल कलिका होती है, उस कलिका पर किस तत्व के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास है बोरान, नाइट्रोजन, जिंक या फिर सल्फर। चलिए इसका सही आंसर की चर्चा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोरान। देखिए, जो टिप होता है, टिप पर 2 तत्व के लक्षण ओनली दिखाई देते हैं। किसके किसके, कैल्शियम के और बोरान के। कैल्शियम और बोरान के लक्षण जो होते हैं वो पौधे के टिप पर दिखाई देते हैं। देखिए, इसका हमने ट्रिक भी बताया हुआ है आप सभी लोगों को। कैल्शियम और बोरान के लक्षण टिप पर दिखाई देते हैं। उसके बाद जो नई पत्ती होती है, नई पत्ती या फिर ऊपरी पत्ती भी बोलते हैं इसको, तो नई पत्ती पर सल्फर, फेरस, कॉपर, मैग्नीज और क्लोरीन, इनके लक्षण जो होते हैं, सल्फर, फेरस, कॉपर, मैग्नीज और क्लोरीन के लक्षण नई पत्ती पर दिखाई देते हैं। वहीं पर दोस्तों जो मध्य पत्ती होता है, जो पौधे के बीच में पत्ती होता है, उस पर ओनली और ओनली जिंक के लक्षण दिखाई देते हैं। और यहीं पर जो पुरानी पत्ती होती है, सबसे निचली पत्ती होती है, इस पर NPK, Mg, MO यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम के लक्षण निचली पत्ती पर दिखाई देते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर नहीं याद होगा तो आप इसको फटाफट करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर उतार लेंगे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बोरान होगा। यानी कि जो पौधे का कलिका होता है उस पर बोरान के लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर बोरान ऑप्शन नहीं होता तो कैल्शियम, अगर होता तो कैल्शियम हम लगा देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवसादी चट्टान का उदाहरण है। आपको बताना है कि निम्न में से अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है ग्रेनाइट, गैब्रो, डोलोमाइट या फिर संगमरमर। दोस्तों अवसादी बोले तो सेडिमेंट्री रॉक, इसको इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं अवसादी चट्टान। तो यहाँ पर हम लोग अवसादी चट्टान की बात करें, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोलोमाइट। डोलोमाइट जो होता है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण होता है। यहाँ पर ग्रेनाइट और गैब्रो की बात की गई है। तो ग्रेनाइट और गैब्रो ये दोनों ही आग्नेय चट्टान के उदाहरण होते हैं।
किसके? आग्नेय चट्टान के उदाहरण होते हैं। यहाँ पर संगमरमर की बात की गई है तो संगमरमर दोस्तों रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। किसका? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से वित्तीय लिखा गया, यहाँ पर द्वितीयक खनिज होगा दोस्तों। ये द्वितीयक खनिज यानी कि सेकेंडरी मिनरल्स को बोलते हैं द्वितीयक खनिज। सेकेंडरी मिनरल कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन में है हेमेटाइट, डोलोमाइट, कैल्साइट या फिर लिमोनाइट। द्वितीयक खनिज का उदाहरण कौन सा इसमें से आपको बताना है। हेमेटाइट, डोलोमाइट, कैल्साइट या फिर लिमोनाइट। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है वो द्वितीयक खनिज का उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है। अच्छा, हेमेटाइट के अलावा और क्या क्या होते हैं? तो हेमेटाइट के अलावा मैग्नेटाइट, इसके बाद दोस्तों डोलोमाइट, इसके बाद कैल्साइट और लास्ट में क्विकलाइम बोले तो बुझा चूना, क्विकलाइम या बुझा चूना। इतने एग्जाम्पल होते हैं द्वितीयक खनिज के। अच्छा, यहाँ पर दिया गया उदाहरण नहीं है, डोलोमाइट, कैल्साइट, लिमोनाइट। यहाँ पर लिमोनाइट जो है दोस्तों, ये इसका उदाहरण नहीं है। बाकी सभी हमने आपको बता दिए अभी। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, कैल्साइट और क्विकलाइम। एक और होता है इसका क्विकलाइम। तो इतने होते हैं, और मैग्नेटाइट, इतने होते हैं जो द्वितीयक खनिज होते हैं। इसके अलावा बाकी जो है वो प्राइमरी खनिज में आते हैं, यानी कि प्राथमिक खनिज में आते हैं। तो लिमोनाइट क्या है? ये प्राथमिक खनिज में आता है दोस्तों। किस में आता है? प्राथमिक खनिज में आता है। बाकी ये तीनों क्या है? द्वितीयक खनिज के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रों में कौन सा अपघटन होता है? अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर हम शुष्क क्षेत्र ऐड कर देते हैं दोस्तों। शुष्क क्षेत्रों में आपको बताना है कि शुष्क क्षेत्रों में कौन सा अपघटन होता है। यहाँ पर आपको बताना है शुष्क क्षेत्रों में, क्वेश्चन हमने बता दिया आपको, शुष्क क्षेत्रों में कौन सा अपघटन होता है आपको बताना है। ऑप्शन है भौतिक, रासायनिक, जैविक या फिर कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि शुष्क क्षेत्रों में कौन सा अपघटन होता है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भौतिक। शुष्क क्षेत्रों में भौतिक अपघटन होता है। जब शुष्क क्षेत्र बोले तो लगभग राजस्थान, आप मान चलिए कि राजस्थान में सबसे अधिक किसका होता है, कौन सा अपघटन होता है? तो भौतिक अपघटन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक भौतिक अपघटन होता है। वहीं पर अगर नमी वाले क्षेत्रों की बात की जाए, यहाँ पर शुष्क क्षेत्र हो गया, नमी वाले क्षेत्रों की बात की जाए दोस्तों, नमी वाले क्षेत्रों में रासायनिक अपघटन सर्वाधिक होता है। होते तो सभी थोड़े बहुत हैं, लेकिन सबसे अधिक की बात यहाँ पर होती है। सबसे अधिक नमी वाले क्षेत्रों में रासायनिक अपघटन होता है, शुष्क वाले क्षेत्रों में भौतिक अपघटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से 2:1 वाला क्ले मिनरल कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है इलाइट, वर्मिकुलाइट, मोंटमोर्लोनाइट या फिर क्लोराइट। चलिए इसके सही आंसर की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर इलाइट, वर्मिकुलाइट, मोंटमोर्लोनाइट, ये तीनों जो हैं ये 2:1 टाइप 2:1 वाले क्ले मिनरल हैं। 2:1 वाले क्ले मिनरल हैं। तो 2:1 मतलब क्या है? सिलिकॉन एल्युमिनियम का अनुपात है। ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम का अनुपात है। 2:1 जो होते हैं वो इलाइट, वर्मिकुलाइट और मोर्लोनाइट में पाए जाते हैं।
जगह पर क्लोराइड की बात की जाती है तो क्लोराइड में 2:1:1 पाया जाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर की खाद में फास्फोरस की मात्रा होती है। गोबर की खाद में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 0.10%, 0.20%, 0.30% या फिर 0.50%। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0.20%। 0.20%। अच्छा, हम लोगों ने एक फंडा छोटा सा याद किया था गोबर की खाद में 50 25 50 अठन्नी चवन्नी अठन्नी। हम लोग गाँव की लैंग्वेज में यूज करते हैं अठन्नी चवन्नी अठन्नी, यानी कि 0.5, 0.25, 0.5। ये NPK की मात्रा हो गई, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा हो गई। नाइट्रोजन जो होता है वो 0.5% पाया जाता है, फास्फोरस 0.25% और पोटेशियम 0.5% पाया जाता है। तो यहाँ पर 0.25 नहीं दिया गया है, 0.2 दिया गया ऑप्शन में। 0.2 आप लगाएंगे क्योंकि कहीं कहीं आपको 0.2 भी देखने को मिलेगा, तो 0.2 आएगा, 0.2 आपको लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्ले मृदा का आकार होता है। क्ले मृदा का आकार होता है। ऑप्शन है 0.2 से 0.02 से 0.02 mm, 0.02 से 0.002 mm, 0.002 mm से कम या फिर 2 से 0.2 mm। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.002 mm से कम। क्ले मृदा का जो आकार होता है वो 0.002 mm से कम होता है। दोस्तों अगर चर्चा करें हम लोग, यहाँ पर देखिए सैंड, सिल्ट, क्ले, 3 प्रकार की मृदाएं होती हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड की जब बात करते हैं तो सैंड जो होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है। पहले तो मोटा बालू, कोर्स सैंड और फाइन सैंड, यानी कि महीन बालू। मोटा बालू और महीन बालू, कोर्स सैंड और फाइन सैंड 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 2 से 0.2% mm जो होता है, 2 से 0.2 mm क्या होता है, मोटा बालू होता है। उसके बाद 0.2 से 0.02 महीन बालू का होता है। अच्छा, इसके बाद की बात करते हैं हम लोग 0. ये वाला ऑप्शन जो सेकंड वाला, ये होता है सिल्ट का। और यहाँ पर आपको क्ले का हमने बता ही दिया है 0.002 mm से कम। और ये किसका है, सैंड का, आप इसको याद रखेंगे, सैंड का है, वो भी महीन बालू का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है आपको बताना है। सबसे पहले अगर दोस्तों हम लोग बात करें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की, तो इसको कैन कहते हैं, इस टाइप से लिखते हैं शॉर्टकट में CAN, कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैन। या फिर इसका दूसरा नाम है सोना खाद, सोना खाद। या फिर तीसरा नाम है इसका किसान खाद, किसान खाद। और चौथा नाम इसका दोस्तों है उदासीन खाद। कौन सा, उदासीन खाद, उदासीन खाद। तो इसके 4 नाम आप याद रखेंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के, कैन, सोना खाद, किसान खाद, उदासीन खाद, इतने इसके नाम हैं। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अगर बात करें इसकी, तो नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 25% होती है दोस्तों। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया 16%। तो 16% की बात करें अगर, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम
नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है। इस बात को आप याद रखेंगे, सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है। यूरिया में आप सभी को पता है 46% होती है। उसके बाद एक्वस अमोनिया या एनहाइड्रस अमोनिया भी इसको बोलते हैं। एनहाइड्रस अमोनिया या एक्वस अमोनिया या एनहाइड्रस अमोनिया में 82% नाइट्रोजन यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद यूरिया में 46%, फिर कैन में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 26% और सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे मॉलिब्डेनम को किस रूप में लेते हैं? ऑप्शन आपके पास है MoO2-, MoO3-, MoO4-, MoO2++। चलिए इसका सही आंसर की चर्चा करते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, MoO4-, के रूप में पौधे मॉलिब्डेनम को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है आपको बताना है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन या फिर मैग्नीज। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो जाहिर सी बात होगा प्रकाश संश्लेषण में मैग्नीशियम हेल्प करेगा, ये आवश्यक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस जल को प्रयोग करते हैं? पौधे किस जल को प्रयोग करते हैं आपको बताना है। ऑप्शन है आर्द्रताग्राही जल, केशिकात्व जल, गुरुत्वीय जल या फिर क्षेत्र क्षमता जल। अच्छा, यहाँ पर आर्द्रताग्राही जल की बात करें तो इसको इंग्लिश में दोस्तों हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। केशिकात्व जल को कैपिलरी वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर। गुरुत्वीय जल को ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर। और क्षेत्र क्षमता जल को फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। तो आपको इसमें बताना है कौन सा जल पौधे प्रयोग करते हैं। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केशिकात्व जल। केशिकात्व जल को पौधे उपयोग करते हैं, जो कि 1/3 से 31 बार पर पाया जाता है। कितना? 1/3 से 31 बार पर पाया जाता है। तो बार क्या होता है दोस्तों? तो ये वायुमंडलीय इकाई होती है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार होती है। तो इतने बार पर केशिकात्व जल जो होता है वो उपलब्ध होता है, पौधे इसी को उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का आभासी घनत्व कितना होता है? आपको बताना है कि मृदा का आभासी घनत्व जो होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है 1.33 ग्राम पर सीसी, 2.64 ग्राम पर सीसी, 1.4664 ग्राम पर सीसी, 2.33 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी दोस्तों घनत्व की इकाई होती है, सेंटीमीटर क्यूब सीसी का मतलब होता है। तो इसमें से आप बताइए फटाफट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे आभासी घनत्व की। आप लोग हो सकता है कन्फ्यूज हो रहे हो आभासी घनत्व। तो आभासी घनत्व दोस्तों कहते हैं पार्टिकल डेंसिटी को। किसको? पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी को हिंदी में आभासी घनत्व कहते हैं। पार्टिकल डेंसिटी को आभासी घनत्व कहते हैं। तो बताना है आपको कि पार्टिकल डेंसिटी जो होती है मृदा की वो कितनी होती है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.64 ग्राम पर सीसी। जो पार्टिकल डेंसिटी होती है मृदा की वो 2.64 होती है। और वहीं पर जो सत्य घनत्व बोले तो दोस्तों बल्क डेंसिटी, सत्य घनत्व बोले तो बल्क डेंसिटी जो होती है वो 1.33 ग्राम पर सीसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अम्लीय भूमि की सुधार के लिए किसका उपयोग करते हैं? अम्लीय भूमि के सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं आपको बताना है। ऑप्शन है
जिप्सम, पायराइट, चूना या फिर सभी को? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चूना। चूने का प्रयोग अम्लीय भूमि के सुधार के लिए करते हैं और जिप्सम तथा पायराइट का प्रयोग क्षारीय भूमि की सुधार के लिए करते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंसिया आकार का लक्षण किस तत्व की कमी से होता है? आपको बताना है सिकल साइज जो सिम्टम होते हैं वो किस एलिमेंट की कमी से होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन या फिर कैल्शियम। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। हंसिया आकार का जो लक्षण होता है वो फास्फोरस की कमी से हो जाता है। सिकल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है लीफ का वो फास्फोरस की कमी से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटेशियम की मात्रा होती है। म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है, आपको बताना है। 50%, 60%, 40% या फिर 30%? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 60%। म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है? 60% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला पौधा है। बताना है आपको सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला पौधा कौन सा है। ऑप्शन है सनई, ढैंचा, बरसीम या फिर सैंजी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सैंजी। सैंजी तो होता है वो सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कितना करता है? 134 kg, 134 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर सैंजी जो होता है वो एकत्रित करता है। बरसीम की बात करें तो बरसीम जो होता है दोस्तों लगभग 61 kg, लगभग 61 kg जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ढांचा की बात करें दोस्तों वहीं पर तो ढांचा जो होता है लगभग 77 kg और जो सनई होता है 84 kg नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो आज के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे दोस्तों सॉइल साइंस जो हमने उठाए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।